मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मतलब कल हमने पहली क्लास में सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट किया था और आपको उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया और कुछ मॉडल्स भी पढ़ाए गए जो बेसिक मॉडल्स बोले जाते हैं, या ये कहें कि जो शुरुआती मॉडल्स हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आपको पढ़ाया गया। तो 2 मॉडल आपने पढ़े, टोटल आप 4 तक मॉडल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो लेटेस्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वहां तक हम जाएंगे। तो हमने कल इंट्रोड्यूस किए, डिस्कवरीज पढ़ी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, फिर न्यूक्लियस की, फिर न्यूट्रॉन की, और फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा। और अब से कुछ टर्म्स हैं जो रदरफोर्ड मॉडल को कोरिलेट करेंगे या रदरफोर्ड मॉडल से ही कोरिलेट करेंगे। आप उसी को फॉलो कर रहे हो अभी तक, लेकिन जब चैप्टर लास्ट तक जाएगा तो आप बदल जाओगे थोड़े से कि एटम होता क्या है। तो पहला टर्म है आइसोटॉप्स। ये आपने सभी ने सुना होगा। इसके डेफिनेशन में आप क्या सुनते हैं? आप आइसोटॉप्स को कहते हैं कि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स को बुलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है, लाइक दैट, और मास नंबर अलग अलग होता है। ये ठीक है, गलत नहीं है, इसे भी याद रख सकते हैं, प्रॉपर है, कोई समस्या है नहीं। लेकिन इसे थोड़ा जस्टिफाई हम करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आइसोटॉप्स लिए, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ही ये है, कार्बन 12, दैट इज कार्बन 14। दूसरा भी मैंने ग्रुप लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो गौर करोगे आप कि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स को बुलाते हैं। कार्बन है तो यहां भी कार्बन हो गए, कार्बन है तो नाइट्रोजन नहीं हो सकता है। कारण है एक ही एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सिमिलर हो सकता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सिमिलर हो सकता है। तो हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन पर आते हैं। वही पुरानी कि एटॉमिक नंबर सिमिलर है वो रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। तो आइसोटॉप्स उन्हें बोलते हैं एक ही एलिमेंट के एटम्स को जिनका मास नंबर अलग होता है। तो पहली डेफिनेशन, दूसरी भी आएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं आइसोटॉप की। पहली डेफिनेशन है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। लिखा भी है मैंने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। देख लो, कार्बन कार्बन के हैं, 2 एटम हमने लिए, कार्बन के हैं, एक ही एलिमेंट के 2 एटम को कंसीडर किया गया है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ही है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम न्यूट्रल है तो दोनों बराबर ही होंगे, तभी न्यूट्रल पॉसिबल है। मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। इसमें 6 निकली, इसमें 8 निकली। तो ओवरऑल अगर हमने देखा, पहले हमने डेफिनेशन दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। दूसरी भी दे सकते हैं आप और करके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स में सब इक्वल होता है, डायरेक्ट याद रखो। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या में थोड़ा बदलाव होता है। एक में न्यूट्रॉन कम तो दूसरे में ज्यादा होते हैं, उन्हें ही आइसोटॉप्स कहते हैं। हाइड्रोजन को ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब एक ही एटम के एटम्स हुए डिफरेंट। दैट इज प्रोटियम, दैट इज ड्यूटेरियम, दैट इज ट्राइटियम, लेकिन है तो हाइड्रोजन, कॉमनली हाइड्रोजन है। इनमें भी किसकी संख्या अलग है? इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2। न्यूट्रॉन निकाल के देख लो, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आएगा। 1 में से 1 माइनस 0, 2 में से 1 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस 2। प्रोटॉन इक्वल, इलेक्ट्रॉन इक्वल, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हो गया अल्टरनेट। तो आप याद भी रखें इसको भी और न्यूट्रॉन्स वाली को भी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा, आप सिंपल आइसोटॉप भी ना बता पाओ, क्या पता। तो आपको सारी प्रोबेबिलिटी सबको इंटरनली चेक करना होगा। वो केवल रटी रटाई डेफिनेशन नहीं चल सकती कि सिमिलर एटॉमिक नंबर है। सिमिलर एटॉमिक नंबर का मतलब है एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं वो। अब हम आइसोबार पर चलते हैं। आइसोबार, आइसोबार के पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ध्यान से देखो, आप
जब 9th में पढ़ते तो आप कहते हो सर ऐसे एटम्स को आइसोबार बुलाते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास नंबर इक्वल होता है। अगर आप कह रहे हैं एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो आप कह रहे हैं कि एलिमेंट अलग अलग हैं, एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, वहां ऐसा नहीं था, वहां कार्बन थे तो कार्बन ही थे, हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन के ही एटम्स थे सभी। तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका मास नंबर इक्वल है। तो आप इसे कैसे डेफिनेशन में बोलेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो उस पुरानी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा, थोड़ा एडवांस अपडेट कीजिएगा और सिंपल डेफिनेशन लीजिएगा, उससे बेटर है बोलने में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगर आप कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, हैविंग सिमिलर या हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। चेक करते हैं इसमें भी कुछ अल्टरनेट तो नहीं छिपा हुआ। प्रोटॉन की संख्या यहाँ 6, जितने एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन होते हैं। एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी 6 है। न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। सिमिलर केस में हम चलते हैं, प्रोटॉन 7, चूंकि एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस किया है। तो ये था आइसोबार। आपने 2 को अपडेट किया, आइसोटॉप्स और आइसोबार को, अब इसी वे में डिफाइन भी कीजिएगा। थर्ड पर चलते हैं। तीसरी इसी तरह की डेफिनेशन होती है आइसोटॉन्स की। इसमें मैंने केवल एग्जाम्पल ही लिखा है और एग्जाम्पल के बाद डिफाइन आपको ये करना है। आइसोटॉन्स इसे बुलाते हैं। आइसोटॉन का मतलब होता है सिमिलर न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स थे, इसमें सिमिलर न्यूट्रॉन्स हैं। इक्वल न्यूट्रॉन, आइसो इक्वल टॉन्स न्यूट्रॉन्स बोल लो आप। इसमें भी एटम्स अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है। चेक करते हैं। प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से माइनस कर दीजिए। इधर आइए, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, न्यूट्रॉन माइनस कर दीजिए 16 में से 8। न्यूट्रॉन देखो, फिर से देखो, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन के बराबर चूंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन निकालने तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए 8। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी न्यूट्रॉन 8, इसमें भी न्यूट्रॉन 8। तो आप डेफिनेशन कैसे देंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। मेरे साथ लिख लीजिएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लिख लिया? Atoms of different elements having same number of neutrons are called isotons. सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा मीनिंग है। अब नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। हमने 3 डेफिनेशन यहां पढ़ी। पहली डेफिनेशन थी आइसोटॉप्स की, दूसरी थी आइसोबार्स की, और थर्ड वन है आइसोटॉन्स की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक्चुअल में इसका पूरा नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जो हम बुला रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मीनिंग है हम इसमें बुलाते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी, एटम्स भी और आयंस भी, दोनों इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो हम बोलते हैं डेफिनेशन में स्पीसीज। द स्पीसीज ब्रैकेट में लिखेंगे आप आयंस और एटम। मैंने देखो एग्जांपल किसका लिया है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है, ये न्यूट्रल, दैट इज एटम। मैंने तीनों प्रोबेबिलिटी ली है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। मैंने इसमें एटॉमिक नंबर लिखा सभी का, मास नंबर लिखा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर की जरूरत नहीं होती है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर की जरूरत होती है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स,
एटॉमिक नंबर 8 है। अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 8 तो इलेक्ट्रॉन की भी 8 होनी चाहिए थी अगर न्यूट्रल होता, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और लिए तो ये कितने हो गए 10। तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड के अंदर देखते हैं। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, सिंगल पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। चार्ज बोलिए थोड़ी देर के लिए, न्यूट्रल एटम मान लीजिएगा तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 11 और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर 11। लेकिन चूंकि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है तब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचने वाले हैं। 11 में से 1 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होने चाहिए थी न्यूट्रल में 13, चूंकि 3 पॉजिटिव है तो 3 बाहर निकले तो 10। 13 में से 3 हटाओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन की संख्या 10, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10। तो ये सभी स्पीसीज जो ऊपर लिखी हैं इनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इन्हें बुलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक और एग्जाम्पल समझिएगा। हमने दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है। इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का मतलब बाहर से आया, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का, ये नेगेटिव। 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बाहर से आए, 2 नेगेटिव 2 बाहर से आए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन 18। पॉजिटिव चार्ज है मतलब लूज करना है, सिंगल पॉजिटिव है, एक लूज करना है इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक लूज कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 लूज कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिएगा ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कौन कौन? Cl नेगेटिव, सल्फर डबल नेगेटिव, आर्गन, K पॉजिटिव, पोटेशियम, कैल्शियम डबल पॉजिटिव। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? द स्पीसीज, मेरे साथ लिखना, द स्पीसीज ब्रैकेट में लिखेंगे एटम्स और आयंस, एटम भी हो सकते हैं और आयंस भी। द स्पीसीज इन ब्रैकेट एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं फिर से बोलता हूं, द स्पीसीज, आप स्पीसीज नाम दे रहे हैं, आप एटम्स नहीं दे रहे हैं। द स्पीसीज ब्रैकेट में आप बताएंगे स्पीसीज का मतलब क्या है, आयंस और एटम्स। द स्पीसीज इन ब्रैकेट आयंस और एटम्स ब्रैकेट क्लोज्ड हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर ये एग्जाम्पल लिख लें या पहले ये एग्जाम्पल लिख लें। तो ये थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम कुछ न्यूक्लियस के साइज के ऊपर भी बात करेंगे इन्हें पढ़ने के बाद, जो कि रदरफोर्ड से ही रिलेटेड होगा कि आप साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आप डिस्कस करेंगे इसी पोर्शन में। आ रहे हैं हम इस पर, हम आ रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पर। साइज हम न्यूक्लियस का निकालेंगे, एटम का नहीं, ध्यान देना। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साइज मतलब हम रेडियस की बात कर रहे हैं। तो साइज ऑफ या रेडियस ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई रेडियस ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई, हम एक न्यूक्लियस के ले लेते हैं आर। आर से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कैसे निकलेगा भाई? आर इक्वल टू, स्मॉल आर इक्वल टू
ये फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने का, यूनिट है सेंटीमीटर। ये जो रेडियस निकलेगी ये सेंटीमीटर में होगी। निकालने का तरीका 1.3 इंटू 10 की पावर -13 ए की पावर 1/3। ए मीन्स मास नंबर। डिफरेंट न्यूक्लियस, डिफरेंट एटम्स होंगे, उनके डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे, उनकी रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मास नंबर पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे मास नंबर आप ले रहे हैं, आपने ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन 16, मास नंबर 16 है, तो 16 यहाँ रखिए 1/3 क्यूब रूट मतलब 1.3 इंटू 10 की पावर -13, जो भी निकलेगा वो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में आपकी रेडियस निकल आएगी। ये था रेडियस निकालने का फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं कि मानते क्या होता ही है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल है, तो उसकी डेंसिटी हम निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अभी जो हमने बात करी वो हमने बात करी रेडियस पर, अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी का सीधा सा मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सीधा मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी है तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस हम ऊपर निकाल चुके हैं, वॉल्यूम निकल आएगा। मास ऑफ न्यूक्लियस देखिएगा, मास नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 πr³। मास नंबर डिवाइड करोगे आप एवोगैड्रो नंबर से तो आपका निकल आएगा एक्यूरेट मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय 4/3 πr³। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डेंसिटी। ध्यान देना, आप क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो अब रदरफोर्ड मॉडल पर डिपेंड करेंगे, उन्हें देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चंस में से आते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट बताऊंगा, नंबर में डाल दूंगा एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, फिर सेकंड, और मैं थर्ड आपको गिवन करूंगा होमवर्क में। चेक करिएगा, ये एनसीईआरटी का 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, 2.42 ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर गिवन है, contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. Assign the atomic symbol. Symbol लिखना है बस आपको। क्वेश्चन है assign the atomic symbol. Symbol ऐसे लिखते हैं, नीचे आता है एटॉमिक नंबर जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर आता है मास नंबर जो कि गिवन है 81, तो ऊपर तो फिक्स है 81 आएगा। Z पता चले तो उसका नाम भी पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का नाम पता चलेगा, X लिखने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। और आपको याद ना हो कि एटॉमिक नंबर मान लो ऐसे आए आपका 42, आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, तो आप X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही एलिमेंट आप लिखें, X भी लिख सकते हैं। तो सिंबल लिखना है, सिंबल का मतलब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ लिखने हैं। नाम याद आए तो बड़ी अच्छी बात है, और नाम याद ना आए तो आप X भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X से भी। देखिएगा, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, सॉल्व करते हैं। मास नंबर इक्वल टू 81, ये गिवन है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 81। तो आगे देखते हैं, contains 31.7% more neutrons
एज कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 31.7%। तो प्रोटॉन मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, x मान लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने क्या मान लिए? x। p मतलब x के बराबर है। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा हैं? 31.7% ज्यादा हैं। किससे? x से। तो x प्लस 31.7% ऑफ x, इतने हैं न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स की संख्या है। अब ये कितनी है ये देखते हैं। x प्लस 31.7% मतलब अपॉन 100 इंटू एक्स, इतने हैं जी। और ये कितने हुए? 100 से डिवाइड करोगे तो 0.317 आएगा। x प्लस 0.317x, तो कितने आ गए जी? ये 1x, ये 0.317x, तो 1.317x। हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या अवेलेबल है, हमारे पास प्रोटॉन की संख्या भी अवेलेबल है, और दोनों का टोटल 81 है, ये गिवन है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को पुट कर देते हैं। P मैं इसे यहां नीचे लिखता हूं, समझिएगा। P प्लस n इक्वल टू 81। P दैट इज x, ये रहा। न्यूट्रॉन्स दैट इज 1.317x इक्वल टू 81। 1x और ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2.317x। भाई 1x तो ये है और 1.317x ये है, तो ऐड करने पर क्या आया? 2.317x इक्वल टू 81। अब हमें निकालना क्या है यहां पर? x। तो x इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 2.317, ये इधर आ गया। अब आप डिवाइड करेंगे, 81 को डिवाइड करेंगे 2.317 से, तो लगभग आपका आंसर 35 आपको दिखाई देगा। x की वैल्यू आई आपकी 35। x क्या था? x था प्रोटॉन की संख्या। सिंबल पर आते हैं, प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर है, तो ये एटॉमिक नंबर है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। 35 एटॉमिक नंबर पर जो एलिमेंट है मुझे तो याद है, दैट इज Br। नीचे मैं लिखूंगा 35 और ऊपर मास नंबर 81। तो मुझे तो याद था Br, आपको Br ना याद हो तो x लिख सकते हैं, नीचे 35 ऊपर 81, तो वो भी एटॉमिक सिंबल ही माना जाएगा। तो एटॉमिक सिंबल हमसे लिखवाया था और हमने एटॉमिक सिंबल लिख दिया है, देख लीजिएगा एटॉमिक सिंबल। तो ये है इन क्वेश्चंस को करने का तरीका। ये भी रदरफोर्ड पर ही बेस्ड है, पर सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। अब ये क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं और नेक्स्ट आपको दे दिया जाएगा। फिर 3 रेगुलर हैं, कंटिन्यूटी में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ये 42 था, नेक्स्ट 43 मैं ही करूंगा, नेक्स्ट 44 आपको दिया जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 43, 2.43। पढ़ लेते हैं पहले। एन आयन विद मास नंबर 37, इस बार मास नंबर गिवन है 37। मास नंबर इक्वल टू 37, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर हुई 37। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? पॉजेस 1 यूनिट
possess 1 unit negative charge, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या एक प्रोटॉन से ज़्यादा है। प्रोटॉन जितने भी होंगे उससे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा लेना है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है, तो मान लेते हैं सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एक्स। इस बार इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है तो हमने वही लिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्स मानी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि प्रोटॉन से एक ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ब्रैकेट में ही मैं दे रहा हूं, साइड में दे देता हूं। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एक्स प्लस कितने ज़्यादा थे 11.1% ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 11.1 डिवाइड बाय 100x, पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाएगा 100 से डिवाइड होके, तो ये आएगा x प्लस 0.111x, 1 ये 0.11 ये, तो आया 1.111x। न्यूट्रॉन्स की संख्या हमने निकाल ली है। न्यूट्रॉन्स की तो निकल गई, हमें रखना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 37। तो न्यूट्रॉन्स की तो है लेकिन प्रोटॉन्स की नहीं है, इलेक्ट्रॉन की है ये तो। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आपको देखना होगा। ये कह रहा है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इट कंटेन्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कंटेन्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कम है, भाई प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से एक संख्या कम है, तभी तो एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन x थे तो प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी x माइनस 1, एक कम कर दिया हमने प्रोटॉन की संख्या में। अब हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इक्वल टू टोटल भी है। प्रोटॉन्स, तो मैं फिर से फॉर्मूला रखता हूं, ये वाला P प्लस एन इक्वल टू 37, number of protons x minus 1 plus number of neutrons 1.111x equal to 37। ये प्लस ये x भी प्लस ये 1 माइनस का, तो 1 को हम इधर ले जाते हैं इस साइड, तो ले जा रहे हैं 1 माइनस 1 का इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1.111x इक्वल टू 37, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +1, तो क्या हुआ ये, इसे जोड़ लो 2. ये 1x है भाई, ये 1.111x है, तो 2.111x इक्वल टू 37 प्लस 1 हो जाएगा 38। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे 38 डिवाइड बाय 2,111 हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे आप, तो मैंने तो किया हुआ है, आप जब इसे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू जो शो होगी वो होगी, मैं यहीं लिखता हूं इसके नीचे पहले, तो
x इक्वल टू x इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 18। आप डिवाइड करके एक बार देख लेना, राउंड ऑफ कर लेना, जो आए आंसर 18। तो ये x की वैल्यू है। अब क्वेश्चन है x क्या था। x देखते हैं, x था इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन x था, लेकिन हमें तो x नहीं चाहिए। सिंबल में क्या आता है, सिंबल लिखते हैं ऐसे, यहां एटॉमिक नंबर और यहां मास नंबर। मास नंबर है हमारे पास 37। चूंकि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा। एटॉमिक नंबर हमें निकालना है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या है x-1, वैल्यू x की निकली है बस, तो x-1। तो प्रोटॉन्स इक्वल टू x-1, यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसी में पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू कितनी है 18 -1 इक्वल टू 17। तो हमारे पास क्या निकला, प्रोटॉन की संख्या 17, मतलब एटॉमिक नंबर 17। 17 पर होता है सिंबल Cl का, क्लोरीन होता है 17। तो ये 17 है, ये 37 मास नंबर तो गिवन ही था, और चार्ज 1 माइनस। ये रहा आपका एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल है 44। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 44 मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.44 आपको करना है। 42 मैंने बताया, 43 मैंने बताया, 44 इसी की तरह का है, वो आपको करना है यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को धीरे धीरे जब आगे बढ़ाया गया तो कोई और मॉडल तो था नहीं। ये क्लियर था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो न्यूक्लियस के बारे में तो उसे नॉलेज थी, लेकिन उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं और ये जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इसके लिए रदरफोर्ड ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो एक्सेप्टेबल नहीं था ये, लेकिन हाइपोथेसिस के फॉर्म में कोई और मॉडल था नहीं, तो वही वैलिड था और काफ़ी लंबे समय तक भी चला। लेकिन जब धीरे धीरे थ्योरीज आई, तो एक थ्योरी थी फिजिक्स साइंटिस्ट मैक्सवेल की थ्योरी थी। मैक्सवेल के हिसाब से समझ लेना, मैक्सवेल के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है। इसे एटम से मत जोड़ो, सीधा सा देखो, सुनो। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी, एमिट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। या सीधे सीधे अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये दिया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये दिया। प्रूव भी किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि चार्ज पार्टिकल है अगर एक्सेलरेशन में है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है। अब ध्यान सभी का गया रदरफोर्ड के बताए हुए एटॉमिक मॉडल पर। एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेशन वहां पर है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल भी है और एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो फिर मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट यहां काम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पर काम करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल है,
तो धीरे धीरे एनर्जी एमिट करेगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो इसकी सेल्स श्रिंक होती जाएंगी और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। याद करो, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए किया था कि ताकि वो ये एक्सप्लेन कर सके कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देता है। अब मैक्सवेल की थ्योरी के बाद ये प्रॉब्लम्स फिर से आई, फिर से पूछा गया रदरफोर्ड से, ये नहीं घुमाओगे भाई, वो कहता है रुका हुआ है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में जाएगा, और वो कहता है रिवॉल्व होगा तो एनर्जी लूज करेगा, कुछ देर बाद फिर गिरेगा न्यूक्लियस में। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो ऑर्बिट श्रिंक होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अल्टीमेट गिर जाएगा न्यूक्लियस में। स्फेरिकल बनाना ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो कहने का मतलब समझिएगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर होता तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो कुछ भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एग्जिस्ट तो सब कर रहे हैं। हम भी तो यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर भी तो एटम ही है, तो ये एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल होता है। ऐसा होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन गिर जाए। तो रदरफोर्ड से पूछा, भाई गिरता क्यों नहीं है ये बताओ। तो रदरफोर्ड इसका आंसर दे ही नहीं पाया, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। मतलब उसके पास इसका आंसर नहीं था कि ये गिरता क्यों नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। उसके बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स बोले जाते हैं कि स्पेक्ट्रम को इससे स्टडी नहीं किया जा सकता, एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में नहीं बताया सेल्स में, तो काफ़ी पॉइंट्स और भी थे, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ड्रॉबैक का यही था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। आपको नोट्स यहीं से तैयार करने हैं, समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ध्यान देना, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से है, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इज रिवॉल्विंग, इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उसने बस यही बताया था, ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर वो एनर्जी लूज करेगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। Continuation in form of the electromagnetic radiation by which the orbit of the revolving electron will keep on becoming smaller and smaller. धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड्स द एटम शुड कोलैप्स, बेकार हो गया एटम, सारे इलेक्ट्रॉन उसमें गिर जाएंगे, डिस्ट्रॉय। हाउएवर दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन, एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं। एटम स्टेबल है, ये ध्यान रखो, एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी, गिरता क्यों नहीं है, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, तो ये इसी वजह से वो फेल हुआ। इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स और भी आए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस ऑर्बिट में कितनी होती है, ये वो बता नहीं पाया, और स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉबैक्स हमने पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स। जब रदरफोर्ड मॉडल मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद फेल हो गया, तो फिर तलाश थी एक नए मॉडल की जो नील्स बोर ने दिया, जिसे बुलाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल को आप डायरेक्ट इसी तरह से डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले पढ़ने पड़ते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, मतलब वो डेवलप कैसे हुआ, मतलब आप इस लायक बन सकें कि बोर्स मॉडल को आप पढ़ सकें, इसे हम बुलाते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। और यही कारण है कि 9th में ये थे नहीं, डेवलपमेंट्स पढ़ाई नहीं गए आपको, और आपको बोर्स मॉडल के डायरेक्ट पोस्टुलेट्स आपको दिए गए, तो वो आपने याद कर लिए, वो आपको समझ आया नहीं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको बोर्स मॉडल वाकई आया ही नहीं था। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा।
तो डेवलपमेंट्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हम यहाँ पहले पढ़ेंगे। जब ये डेवलपमेंट्स खत्म होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड्स मॉडल क्या था, तो उसके बाद हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। इसके डेवलपमेंट्स में हम दो पॉइंट स्टडी करते हैं। पहला होता है ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड, स्पेक्ट्रा। प्लूरल वर्ड है स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप बोल सकते हैं। सिंगुलर वर्ड है इसका स्पेक्ट्रम। तो ड्वेल नेचर पर आते हैं। ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझना। ड्वेल नेचर का मतलब होता है दो तरह की नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहला पॉइंट बहुत बड़ा है, पहला पॉइंट दो नेचर पढ़ेंगे, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर स्पेक्ट्रा पर आएंगे। तो याद रखना, आपसे नोट्स प्रॉपर हो आपके। डेवलपमेंट्स बीच में सेंटर ऑफ लाइन में हेडिंग डाल के लिखा गया हो, उसका फर्स्ट पॉइंट ड्वेल नेचर और सेकंड पॉइंट स्पेक्ट्रा हो, फिर हेडिंग ड्वेल नेचर आएगी। ड्वेल नेचर में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे आप सनलाइट का जो रेडिएशन देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, बल्ब का देखते हैं, ट्यूबलाइट का देखते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें दो फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं, तो उसे बुलाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसकी ड्वेल नेचर, दो तरह की नेचर होती है। दो तरह की नेचर का मतलब होता है कि इस रेडिएशन में, सनलाइट आप ले लीजिएगा, ये रेडिएशन वेव की फॉर्म में होती है। वेव याद होगा आपने, वेवलेंथ भी निकाली होगी सनलाइट की, फ्रीक्वेंसी भी निकाली होगी, वेव नंबर भी निकाला होगा, इंटेंसिटी भी सुना होगा, तो ये सारे वर्ड्स वेव के हैं। तो रेडिएशन मतलब सनलाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर की होती है। शुरुआत में से वेव ही माना गया था और यही वेव थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, यही उसने दी थी, उसी को हम यहाँ स्टडी करते हैं। दूसरी नेचर भी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, सेकंड नेचर होती है पार्टिकल नेचर। अब ये अलग है, पार्टिकल नेचर। अभी हम कह रहे थे वेव नेचर, अभी हम कह रहे हैं पार्टिकल नेचर। वेव नेचर वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल होता है जैसे कि एक बॉल लो, दीवार पे मारो तो एक पॉइंट आ जाएगा, ये पार्टिकल नेचर है। तो ड्वेल नेचर की बात ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिएगा हमने हेडिंग तो डाल ली, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ड्वेल नेचर का जो मीनिंग है वो क्लियर हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। पहला है, इस रेडिएशन के अंदर होती है वेव नेचर और सेकंड होती है पार्टिकल नेचर। ये दो नेचर का मतलब है वही सनलाइट है या बल्ब से निकली हुई रोशनी है या कैंडल से निकली हुई है, उसमें दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जब पहले वेव नेचर पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आएगा, वो बाद में आएगा। जब ये पूरा डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा तो बोर्ड्स मॉडल आएगा, तो यहां थोड़ी लेंथ ज्यादा है। तो फर्स्ट पोर्शन पर आते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी बुलाते हैं। जब हम ड्रॉबैक पढ़ रहे थे रदरफोर्ड के तो इसी थ्योरी की बात कर रहे थे जो मैक्सवेल ने दी थी। तो वही ये थ्योरी है, इसी को स्टडी करेंगे। पहले वेव नेचर को स्टडी करेंगे, फिर पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगी तो स्पेक्ट्रा उसके बाद में अपीयर होगा। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके होमवर्क में एक ही है, 2.44 मैंने 3 क्वेश्चंस 2 करवा दिए थे एनसीईआरटी का, एक मैंने गिवन किया है बस, सिंगल क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी चलेगी, फिर पार्टिकल नेचर चलेगी, उसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो धीरे धीरे सिलेबस अब आगे बढ़ेगा सेकेंड यूनिट का। हम ये स्टार्ट कर देंगे तो बीच में रह जाएगा, क्योंकि कल तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के। तो आपको बता दिया जाएगा कितने क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे शीट में से। पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड कर दी थी। दूसरा, मीटिंग में आप टाइम से अरेंज हुआ कीजिएगा। बीच में कुछ बच्चे चले जाते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 7-8-9 तो स्टूडेंट ही हैं इस बैच में। उनमें से भी कभी कोई बाहर रहता है मीटिंग से, कभी कोई बाहर रहता है। होमवर्क बहुत कम सेंड करते हैं, तो सेंड करोगे तो समझ आएगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं इतना ही रहने देंगे, यहीं तक आपको पढ़ना है आज।